Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School, Ganoda, and in our online classes we deals with the organic chemistry, chapter number 14, biomolecules. Till our last lecture we completed about monosaccharides and disaccharides and the molecules about glucose, fructose and sucrose. This one is the structure of sucrose. In this lecture we are deals with the structure of glucose and conclude that it is reducing or non-reducing sugar. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी. वो ट्रिक थी कि आप ये पता कैसे करोगे कि कौन सा रेड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रेड्यूसिंग शुगर है. तो मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज को अगर पता करना है तो आप ये चेक करिए कि क्या उसमें हेमीएसिटल है या नहीं. अगर फ्रक्टोज को पता करना है तो आप उसमें चेक करिए कि हेमीकीटल है या नहीं. लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया था कि सर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा हेमीएसिटल है, कौन सा हेमीकीटल है. तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी. उस ट्रिक को मैं अभी इस स्ट्रक्चर में समझाऊंगा. उससे पहले आप लोग ध्यान रखें, मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुका हूं, यदि आपकी स्कूल 1 जुलाई से रीओपन होती हैं तो जैसे स्कूल रीओपन होगी उसके सेकेंड डे केमिस्ट्री का मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे. सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री और डी&एफ ब्लॉक. इन 4 चैप्टर्स का मेगा टेस्ट होगा. आप घर पे इसकी तैयारी करते रहें, बार बार मैं बोल रहा हूं, और इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है. 30 मार्क्स का पेपर मिलेगा, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा और आपको उस पेपर को सॉल्व करना है. आज हम बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना रखा है वो है सुक्रोज का स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या लिया था, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, और उसका कंडेंसेशन करवा के हमने बनाया था क्या, ये स्ट्रक्चर. अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पता करें कि कौन सा रिड्यूसिंग है. तो मैंने आपको कहा था अगर आपको हेमीएसिटल चेक करना है तो आप देख लीजिए OH, ईथर और H. और अगर हेमीकीटल चेक करना है तो OH, ROR और R, ये चेक करना था. अगर ये चीजें आपको एक ही कार्बन पर मिल जाए, या तो ये तीनों एक कार्बन पर मिल जाए तो हेमीएसिटल होगा. अगर ये तीनों आपको एक ही कार्बन पर मिल जाए तो ये हेमीकीटल होगा. C1 नहीं कह रहा हूं मैं, C1 के चक्कर में मत पड़ना, किसी भी कार्बन पर, लेकिन एक ही कार्बन पर ये तीनों चीजें अवेलेबल हो तो वह हेमीएसिटल या हेमीकीटल होगा. और अगर ये प्रेजेंट है तो क्लियर हो गया, वो रिड्यूसिंग शुगर है, और नहीं है तो नहीं है. अब एक बार मैं ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज को अलग करता हूं और यहां मैं लिख देता हूं OH और यहां पर मैं लिख देता हूं OH. तो ये तो क्या बन गया आपका ग्लूकोज, ये आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज. और हमने इन दोनों को पहले ही पढ़ रखा और हम ये जानते हैं कि बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर. क्या जानते हैं कि दोनों रिड्यूसिंग है, मतलब इन दोनों से कोई एक चीज प्रेजेंट होनी चाहिए. तो अब देख लीजिए, मैं ये वाला कार्बन ले रहा हूं, ध्यान से देखना. ये वाला कार्बन जो मैंने डार्क कर दिया, यह कार्बन ही है ना, सबको पता है. तो इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो देखो एक OH जुड़ गया, कंडीशन क्लियर, अप्रूव्ड. दिख रहा है सबको एक OH. इस कार्बन से एक OH जुड़ा, कंडीशन अप्रूव्ड. इससे एक ये वाला हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, दूसरी कंडीशन अप्रूव्ड, 2 अप्रूव्ड. और आप लोगों को पता होना चाहिए यहां कार्बन है तो ये एल्किल ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, CHOH. यहां पर है ये पूरा CHOH. यह R हो गया. इस CHOH की बजाय मैंने कार्बन को क्या लिख दिया, R. ये O ऑक्सीजन ही है ना, इस O को क्या बताया मैंने, टॉप राइट कॉर्नर पर क्या लिखते हैं अपन, ऑक्सीजन. और यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ वापस क्या है, कार्बन है कि नहीं, तो इसको भी R लिख दिया. तो देखो आपको इथर मिला कि नहीं मिला, ROR मिला या नहीं मिला, ROR. तो थर्ड कंडीशन भी अप्रूव्ड, मतलब ग्लूकोज में तो क्या प्रेजेंट है, हेमीएसिटल. और हम पहले ही बता चुके हैं हेमीएसिटल कंसेप्ट पर ही ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है. तो क्या चीजें देखी हमने, एक तो OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, और एक RO प्रेजेंट है नहीं. तो ये हेमीएसिटल है, तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज. कंसेप्ट से बताना है तो मैं 4 आंसर आपको बता चुका हूं. कौन कौन से, फेलिंगन टोलेन रिएजेंट से करता है कि नहीं करता है, फेनिल हाइड्रोजन वाला, ऑक्साजोन वाला, 4 रीजन में आपको बताया. आपको अगर लैंग्वेज लिखनी है तो, और अगर ट्रिक से पता करना है, ट्रिक की जरूरत पड़ेगी कंपटीशन एग्जाम में.
आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे और पता लगाना होगा, तब आप इस तरीके से पता लगाएंगे। अब इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर देखिए आपको कहीं यहां पर H है तो OH नहीं है, इस कार्बन पर H OH दोनों है तो R नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको हाइड्रोजन तो देखना ही नहीं है। तो ये पहली कंडीशन तो क्लियर होगी कि हेमी एसिटल तो है ही नहीं इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, जहां कहीं पर H है वहां OH नहीं है, जहां OH है वहां R नहीं है, मतलब पहली कंडीशन अनक्लियर है। अब चेक करो सेकंड वाली कंडीशन, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन अब आपको चेक करना है, कोई ऐसा कार्बन ढूंढना है जिससे क्या जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप। तो आप देख लीजिए, कोई भी कार्बन ऐसा ले लीजिए कि जहां पर आपको मिल जाए ये सारी चीजें, ठीक। तो आप ये वाला कार्बन ले लीजिए, ये वाला कार्बन आपको लेना है, ये लिया। इस कार्बन से देखो एक OH जुड़ा, पहली कंडीशन अप्रूव। ये कार्बन लिया है मैंने, इससे एक OH ग्रुप जुड़ा है, नहीं जुड़ा, कंडीशन अप्रूव। सेकंड देखिए, ये R, ये O और ये R, यहां भी कार्बन है ना, सेकंड मिला कि नहीं मिला, ROR। रिपीट कर रहा हूं मैं, सेकंड ROR मिला या नहीं मिला, खुद दिमाग दौड़ाइए। यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, ये बीच में ऑक्सीजन है, ROR मिला, सेकंड कंडीशन अप्रूव्ड। इस कार्बन से देखो यहां फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से फिर कार्बन जुड़ा है, या फिर R हो गया। तो OH, ROR और R यहां क्या प्रेजेंट है, हेमिकीटेल। मतलब एक और चीज क्लियर कि ये भी रेड्यूसिंग शुगर है। तो ये दोनों तो रेड्यूसिंग शुगर है, लेकिन अब हुआ क्या, इन दोनों ने कंडेंस होकर यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाकर ये बना दिया सुक्रोज। ये क्या बन गया, सुक्रोज। क्या बना साहब, सुक्रोज। अब हमने ये पढ़ा था कि सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। अगर सुक्रोज नॉन रेड्यूसिंग शुगर है तो यहां पर हम इस ट्रिक की मदद से कैसे पता लगाएंगे। तो अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए और आपको एक भी कार्बन ऐसा मिल रहा है क्या जहां पर ये तीनों एक साथ मिल जाए या ये तीनों एक साथ मिल जाए। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, एक भी कार्बन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अप्रूव होगी। आप इस वाले कार्बन को चेक कर लीजिए, H है पर OH नहीं है, इस वाले कार्बन पर H OH है पर ROR नहीं है, सेम यहां पर ROR नहीं है, यहां पर यहां ROR है, H है पर OH नहीं है। यहां पर ये दिमाग मत दौड़ाना, यहां OH है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH एक भी नहीं है, ठीक। यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर OH है, यहां पर H, मतलब ये R जुड़ गया, ये H जुड़ गया, और यहां पर क्या गया, कार्बन। तो आपके पास एक भी कंडीशन अप्रूव्ड हो ऐसी नहीं है। तो ये याद रखना, जैसे कि इसके पास देखो R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ROR ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो R तो ये इस कार्बन से ये R जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन से ROR जुड़ा हुआ है, लेकिन तीसरा क्या चाहिए, OH है ही नहीं। मतलब आप एक भी कार्बन, एक कार्बन को आप आराम से घर पर चेक करेंगे तो ये पता पड़ जाएगी कि यहाँ पर ये कंडीशंस अप्रूव्ड नहीं हो रही है। That's why we can say that sucrose is a non-reducing sugar। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको कि आपको ट्रिक का यूज कैसे करना है। तो ये तो बात हो गई ट्रिक की। तो ये डाइसैकेराइड का पहला कंपाउंड जो था सुक्रोज, वो आपका यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम जो आगे बात करेंगे, अगला कंपाउंड वो है माल्टोज। जो अगला कंपाउंड हमको पढ़ना है सुक्रोज के बाद वो है माल्टोज। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे माल्टोज। क्लियर। तो हम बात किसकी करें, सबसे पहले माल्टोज क्या है। तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड्स। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, तो डाइसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर टू सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स बन जाती है, उसको हम कहते हैं माल्टोज। क्लियर। दूसरा, जनरली इट इज नोन एज माल्ट शुगर। इसको हम क्या कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहा जाता है। थर्ड वन, इट इज मोलिकुलर फॉर्मूला। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरे डाइसैकेराइड्स के जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने बताया था, C12H22O11। द जनरल फॉर्मूला ऑफ माल्टोज इज C12H22O11। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो माल्टोज क्या है, तो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा,
सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, soluble in water, soluble in water, while insoluble in alcohol and ether, insoluble in alcohol and ether। ठीक, तो सबसे पहला डाइसेकेराइड से माल्ट शुगर इसको कहा जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको पूछा जाए कि माल्टोज रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग, तो माल्टोज इज रेड्यूसिंग शुगर। माल्टोज क्या है? रेड्यूसिंग शुगर, मतलब ये फैलिंग एंड टॉलेंट रिएजेंट्स को रिएजेंट से क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। और ट्रिक से हम कैसे बताएंगे, तो जब भी हम साइक्लिक फॉर्मूला बना लेंगे फिर मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा कि कैसे पता लगाए माल्टोज रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग। दूसरा, इट शोज म्यूटा रोटेशन, ये क्या शो करता है? म्यूटा रोटेशन को शो करता है। क्यों करेगा वो भी मैं बता दूंगा, कारण कि इसका अंदर जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अपन तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स। अब मैंने पहले ही कहा कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इंटरकन्वर्जिबल है, और उसके बारे में पूरी थ्योरी में बीटा रोटेशन को समझा चुका हूं, कैसे बीटा रोटेशन होता है। तो अल्फा जो है वो अलग रोटेशन पर घुमाना चाह रहा है, बीटा जो है वो अलग रोटेशन पर घुमाना चाह रहा है, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर आता है, और द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इसकी हम बात कर चुके हैं। अगला, और नेचर क्या होगा इसका? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। कैसा होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये पीपीएल को घुमा देगा क्लॉकवाइज। पीपीएल को कैसे घुमा देगा? क्लॉकवाइज। तो यहां पर तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होगी माल्टोज की, ठीक है, माल्टोज की जनरल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं अपन माल्टोज को प्रिपेयर कैसे किया जाए, हाउ माल्टोज इज प्रिपेयर। माल्टोज आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे इसकी बात करेंगे। तो याद रखें, माल्टोज बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका कि माल्ट की रिएक्शन करा दीजिए आप स्टार्च के ऊपर, और दूसरा है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च 2C6H10O5N, इसको हम कहते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज। इसका आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराना है डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करना है? डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपको कराना है इसका हाइड्रोलाइसिस। और कराना कौन सा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस 2 करा सकते हो आप, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और पार्शियल। पार्शियल मतलब थोड़ा, और कंप्लीट मतलब पूर्ण। कंप्लीट कहते हैं ना तो पूरी तरीके से। तो आपको कराना है स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस C6H10O5N। स्टार्च का जनरल फॉर्मूला है, हाइड्रोलाइसिस करा दिया NH2O, तो आपके पास बन जाएंगी N यूनिट्स ऑफ C12H22O11। ये बन जाएगा आपके पास माल्टोज। क्या बन जाएगा? माल्टोज। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम डायस्टेज। यहां से सीधा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हम रिएक्शन याद करके गए, माल्टोज का स्ट्रक्चर याद करके गए, सब पता है। प्रश्न आ गया, नेम द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम डायस्टेज एंजाइम। क्या नाम है? डायस्टेज एंजाइम। तो ये तो बात होगी रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। हमको बनाना है स्ट्रक्चर माल्टोज का। तो स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बार बार हम क्या चेक करते हैं? इसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या लिखेंगे अपन? ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज बाय dilute acids, it gives 2 molecules of अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बनाता है ये? अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोलाइसिस कराना है आपका माल्टोज का, तो वो बना रहा है 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब क्या? C12H22O11 plus H2O in the presence of acids, it gives C6H12O6 plus C6H12O6. Both are alpha D glucose. क्या है आपके पास? अल्फा डी ग्लूकोज। आप चाहो तो इसको यहाँ 2 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। तो अल्फा डी ग्लूकोज आपके पास बना, इसका हाइड्रोलाइसिस आपने करा दिया। तो मतलब ये कि अगर आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है
माल्टोस का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने किया क्या, इसमें H2 जोड़ा तो ये दोनों बने, अब इन दोनों को जोड़ो और H2 को निकाल दो तो ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्या करते थे हम, कंडेंसेशन करा रहे हैं दो स्ट्रक्चर लेकर, तो कौन से दो स्ट्रक्चर लेने, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रिक्ट चेन स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना वो बनाएंगे, और उससे फिर हम बनाएंगे कौन सा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं तो याद करिए, 1 2 3 4 5 और 6 दिमाग में बैठ जाना चाहिए स्ट्रक्चर, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। फिर पहला काम क्या करना है, तो ऊपर से थर्ड कार्बन ले लीजिए, उसमें OH का जोड़ देना है राइट साइड, बाकी सब OH कहां पर आ जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा, CH2OH, ऊपर क्या आ जाएगा CHO। रेस्ट वैलेंसीज किससे क्लियर कर देनी है, हाइड्रोजन से। आया समझ में? तो ये काम आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में थर्ड पर OH, बाकी सब OH कहां पर है, राइट साइड में। ये बन गया क्या आपका, एक अल्फा डी ग्लूकोज। और अल्फा क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो OH है वो इस तरह है, पहले कार्बन पर देखना है। तो अब आपने क्या किया था, ऐसे तो वास्तविक लिए है कि यहाँ पर ये जो फिफ्थ वाला है, ये वाला ऑक्सीजन, इसको यहाँ हटा दिया था, यहाँ पर लिंकेज हो गई, पहले कार्बन पर OH इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन से ये फिफ्थ कार्बन जो है वो आपका जुड़ जाएगा, बन गया ये अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। और सिंस OH ऑन फर्स्ट कार्बन इज इनसाइड द रिंग, OH जो है वो रिंग के अंदर है, तो अल्फा, या यूं कह सकते हो कि C1 पर जो OH है वो राइट साइड में है, तो वो अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर यहां बनाना, करना क्या है, COH H COH H COH H COH H CH2OH, ये बन गया फिर से आपका क्या, एक अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्या करोगे आप लोग, एक कार्बन का, एक का तो फोर्थ कार्बन और एक का फर्स्ट कार्बन, इनके बीच में आपको करानी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मान लीजिए आपने इसका ले लिया फर्स्ट कार्बन और इसका ले लिया 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन, ये दोनों कार्बन ले लिया आपने। तो क्या होगा, इसका ये OH और इसका ये OH, ये पहली बार देख रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, लेकिन घबराना नहीं है, यहां तक तो काम हमने कर रखा है ना पहले। अब C1 C4 के बीच में करानी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका ये OH और इसका ये OH, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, तो आप इसको यहां पर जोड़ दीजिए, अब इसको यहां जोड़ दीजिए इस तरीके से, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, ये वाला भी गया, इन्होंने एक H2 मॉलिक्यूल को निकाल दिया और इनके बीच में हो गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरीके से, बस। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना आपके पास, वो माल्टोस का, आप गिन लीजिए, C12H22O11 मिलेगा आपको 100%। कैसे मिला, तो आपके पास कितने थे, पहले 2 ग्लूकोज थे, 2 ग्लूकोज को आपने जोड़ दिया, मैं बता देता हूं आपको, C12H24O12, ये आया था आपके पास, एक OH आपके पास यहां था, एक OH यहां पर था आपके पास, तो कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन थे आपके पास, जिसमें से एक ऑक्सीजन यहां है, तो आपने क्या निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकाल दिया, माइनस कर दो, तो C12H22 और O11 बन गया कि नहीं बन गया माल्टोस का स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस, माल्टोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम को बनाना है इसका हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या बनाना है, हावर्थ स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे इसका हावर्थ स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना है, पहले दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बना देना है। अब अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर क्या करना है, तो कुछ नहीं, OH अल्फा में कहां होता है, फर्स्ट कार्बन पर राइट साइड में, तो राइट साइड में जो होगा वो कहां लिखा जाएगा, नीचे। तो पहले आपको क्या करना है, 6 मेंबर रिंग है, तो उसके लिए आपको बना देना है क्या, एक हेक्सागन, टॉप राइट कॉर्नर पर क्या लिख देना है, ऑक्सीजन। फिर आपको क्या करना है, वर्टिकल बॉन्ड्स लगा देने हैं। वर्टिकल बॉन्ड लगाने के बाद ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, और यहां ऊपर आ जाएगा आपका 6th कार्बन, ये 6th। फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप कहां था, राइट साइड में, और मैं बता चुका हूं राइट साइड में जहां OH ग्रुप होता है कहां लिखा जाता है, नीचे।
तो यहां पर ये OH आ गया नीचे, ये H ऊपर। सेकेंड कार्बन पर भी OH कहा था, राइट साइड में, तो कहां लिखा जाएगा, नीचे, ये H ऊपर। लेकिन थर्ड कार्बन पर OH कहां लिखा जाएगा, ऊपर, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में था ये। यहां पर भी OH कहां जाएगा, नीचे, H ऊपर, और ये H। तो ये बन गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज का हार्वर्थ स्ट्रक्चर। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का हार्वर्थ स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं, ऐसा एक और स्ट्रक्चर यहां बनाना है, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें भी अल्फा है तो यही आएगा सेम। वन टू थ्री फोर फाइव और 6। ये फिर क्या बन गया आपका, अल्फा डी ग्लूकोज। ये रहा इसका C1 और ये इसका C4। इन दोनों के बीच में होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो यहां से ये H2O बाहर आ जाएगा। और जैसे ये, मैं यही बता देता हूं, ये जैसे H2O बाहर आया तो इस H2O के बाहर निकलने से इस तरीके से आपके पास बन गई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसकी, माल्टोज के लिए। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना है वो है माल्टोज का हार्वर्थ स्ट्रक्चर। दिस इज द हार्वर्थ स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। आप इसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करें, कोशिश करें। नहीं समझ में आता है 10 बार पूछें, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं, लेकिन हार्वर्थ स्ट्रक्चर आपको अच्छे से कंसेप्चुअली आना चाहिए। तो यह माल्टोज की बात होगी, जो हमारा सेकेंड डाइसैकेराइड कंपाउंड था। अब हमको तीसरे हमारे कंपाउंड की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम है लैक्टोज। अब हम अगले कंपाउंड की बात करेंगे, लैक्टोज के बारे में। माल्टोज, बाकी देखो उसमें टेक्स्ट बुक से आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि रेड्यूसिंग शुगर क्यों है, तो सारे पॉइंट बता रखे हैं जो अपन बार बार हर रिएक्शन में पढ़ते हैं। मैं बार बार वो चीज नहीं बता रहा हूँ, वो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। कौन सी फेलिंग सोल्यूशन है, ओसाजोन वाली है, फेरलिन डाइहाइड्रोजन वाली है, उसके बाद ये हाइड्रोक्सिल वाली रिएक्शन है। तो वो पॉइंट बार बार टेक्स्ट बुक में लिख रखे हैं, उसको बार बार जिक्र करने से मतलब नहीं है। रेड्यूसिंग है मतलब वो सारी रिएक्शन शो करेगा, नॉन रेड्यूसिंग है मतलब वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो ट्रिक वाली बात मैं कर रहा था कि माल्टोज क्या है, रेड्यूसिंग शुगर है, बात अपन ये बता रहे थे। तो यहाँ पर ही देख लीजिए साहब, पहला पॉइंट किया, इस कार्बन को उठा लीजिए ना आप। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से ये ROR मिल गया आपको। हेमिएसिटल मिला ना, हेमिएसिटल मिला मतलब ये कि ये आपका रेडी। आपको दूसरा चेक ही नहीं करना है, कोई भी एक कार्बन ऐसा ढूंढ लो जिस पर ये प्रेजेंट हो, अगर मिल जाता है तो आपका वो रेड्यूसिंग शुगर होगा। और यहाँ पर प्रेजेंट है तो क्लियर हो गया, माल्टोज इज रेड्यूसिंग शुगर। माल्टोज क्या है, रेड्यूसिंग शुगर। ये ट्रिक से कैसे बताएंगे वो मैं बता चुका हूँ। बाकी रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में जनरल लैंग्वेज बता रखी है, वो रिएक्शन में आपको पहले ग्लूकोज में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। अगला कंपाउंड जो हमको लेना है वो है लैक्टोज। यस, नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले हम इसकी भी क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। दूसरा, अच्छा लैक्टोज वर्ड आप सभी ने सुन रखा है, लैक्टोज कहां प्रेजेंट होता है। लैक्टोज इज जनरली प्रेजेंट इन मिल्क। कहां प्रेजेंट होता है, मिल्क में। इसीलिए इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। क्या कहते हैं, मिल्क शुगर। ध्यान रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। और कहां प्रेजेंट होता है, ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। और मिल्क में प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको कहा जाता है मिल्क शुगर। क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर। और इसकी बात की जाए तो इसका हम कहते हैं इट इज रेड्यूसिंग शुगर। ये भी क्या है साहब, रेड्यूसिंग शुगर है। तो कारण वही 4-5 पॉइंट, और ट्रिक से देखना है तो स्ट्रक्चर में बात इसकी करेंगे ही। तो लैक्टोज के बारे में ज्यादा बातचीत अपन को नहीं करनी है, हम सीधा सीधा इसके स्ट्रक्चर पर आएंगे। जनरल पॉइंट ये 2-3 कुछ थे, इसकी बात होगी। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हमको जरूरत पड़ता है हाइड्रोलाइसिस। तो लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स क्या बनाता है ये, तो ये बनाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बनाता है ये? बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस। ये क्या बनाता है, ध्यान से समझना। अगर हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमारे पास इक्विमोलर मिक्सचर बनता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। मतलब अगर हमको लैक्टोज बनाना है तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें से क्या करना है, H2 को निकाल देना है। इतना ही काम करना है। तो अब हमको बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो नहीं बताया साहब, क्योंकि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई क्या किसी ने गैलेक्टोज का, बट हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, फटाफट बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां पर क्या था, CHO, यहां पर OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH। 1 2 3 4 5 6, ये लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या था, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना। बीटा है ना, तो बीटा में OH कहां पर होगा, आउटसाइड द रिंग, लेफ्ट साइड में होगा। कहां होगा, लेफ्ट साइड में। तो OH को मैंने लिख दिया उस तरफ, तो यहां क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यहां पर फिफ्थ वाला जो है वो क्या बना देगा, इस तरीके से ऑक्सीजन की रिंग। ये बन गया हमारे पास क्या, बीटा डी ग्लूकोज। क्या बना साहब, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है। क्या बना, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज तो पता पड़ गई, लेकिन अब बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनाना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। बीटा डी गैलेक्टोज के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो चौथा कार्बन है, आपकी नजर होनी चाहिए चौथे कार्बन के ऊपर। वहां पर उसको फ्लिप कर दो। फ्लिप मतलब ये कि OH चला जाएगा उधर, H आ जाएगा इधर। तो वो स्ट्रक्चर है आपका बीटा डी गैलेक्टोज। बाकी एज इट इज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, पूरा स्ट्रक्चर बीटा ग्लूकोज की तरह होगा, खाली फोर्थ कार्बन को आपको क्या कर देना है, फ्लिप। तो अब आप क्या बना दोगे, CHOH, COH, COH, ये फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन को फ्लिप कर दो तो यहां क्या आ जाएगा, OH, H, C और H, CH2OH। 1 2 3 4 5 6, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा क्या, बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज ये बन गया किसका, बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। अब ध्यान से समझना, अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, H2 को निकालना है और लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। बट इसमें याद रखना कि C1 आप जो लोगे वो हमेशा आएगा किसका, गैलेक्टोज का। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो गैलेक्टोज का तो C1 और C4 होगा ग्लूकोज का, किसका होगा, बीटा डी ग्लूकोज का। मतलब ये वाला कार्बन, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, और 1 2 3 4 और ये वाला कार्बन, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे सब किसमें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। तो इसका ये वाला OH और इसका ये वाला OH, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, H2 को निकाल देंगे और जुड़ जाएंगे। कुछ इस तरीके से जुड़ेंगे। इन दोनों OH को मैंने हटा दिया है, यहां से मैं ये बॉन्ड ले जा रहा हूं कुछ इस तरीके से, यहां पर मैंने लगा दिया ये ऑक्सीजन और इसको लाकर मैंने जोड़ दिया है इस तरीके से। तो ये बन गई मेरी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखना, एग्जाम में कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मतलब सिर्फ हावर्ट स्ट्रक्चर से, किससे, हावर्ट। पर ये तो मैं समझाने के लिए पहले ये बना रहा हूं और फिर हावर्ट बना रहा हूं, तो ध्यान रखिए, इससे आपको कुछ भी घबराना नहीं है। अब हम बात करेंगे हावर्ट स्ट्रक्चर। तो हावर्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमको बीटा डी ग्लूकोज पहले बना दो आप, फिर उससे बीटा डी गैलेक्टोज बनाना, ताकि आपको वो भी बनाने में इजी हो जाए। तो हावर्ट स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं बीटा डी ग्लूकोज, फिर हम बना देंगे बीटा डी गैलेक्टोज। पर दोनों में क्या करना है तो 6 कार्बन चेन, 1 2 3, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। ये हो गया। अब बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो OH कहां होता है, लेफ्ट साइड में, तो कहां लिखा जाएगा, ऊपर। यहां पर क्या आ जाएगा, HOH। सेकेंड कार्बन पर OH कहां होता है, यही होता है इधर, ये OH H, यहां पर HOH, यहां पर CH2OH और ये H।
1 2 3 4 5 6 क्या बन गया ये? बीटा डी ग्लूकोज। क्या बना ये? बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी गैलेक्टोज बनाना है। क्या बनाना है? बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी गैलेक्टोज बनाने के लिए क्या करोगे आप? तो वहां पर देख लीजिए, वहां पर भी क्या है, फर्स्ट कार्बन पर पूरा स्ट्रक्चर इसके जैसा ही है, खाली फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन कौन सा आपका? ये वाला। यहां आपको क्या कर देंगे? फ्लिपिंग कर देंगे। तो फोर्थ कार्बन को पहले आप फ्लिप करा दो। तो यहां मैंने लिख दिया ये OH ऊपर और ये H नीचे। यहाँ OH नीचे था, फ्लिप करूंगा तो वहां ऊपर चला जाएगा। बाकी एज इट इज ऐसा कर दो आप। तो यहां देखो, ये मैं कर रहा हूं OH H H OH OH H CH2OH H। ये क्या बन गया? बीटा डी गैलेक्टोज। क्या बना? बीटा डी गैलेक्टोज। सेम लाइक दिस, ये ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर है, खाली हमने फोर्थ कार्बन पे फ्लिप करा दी। अब आपको क्या कराना है? ये रहा C1 1 2 3 4 5 6। मैं पहले कहा था ना, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज कंडेंस टू एक्सपेलिंग H2O। ये H2O को निकालकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। तो क्या होगा? ये दोनों मिलके H2O को निकालकर क्या बना देंगे? ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वो लिंकेज कैसे होगी? इस तरीके से। तो ये जो हो रही है वो आपकी क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर जो बना वो बन गया स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो हमने कुल 2 टॉपिक निपटा दिए। एक तो हमने निपटाया मोनोसेकेराइड, जिसके अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज पड़ा। सेकेंड हमने निपटाया डाइसेकेराइड्स, जिसके अंदर हमने सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज 3 पढ़े। अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। देखो, हमारे सिलेबस में जो कंटेंट है ना, हम सिलेबस के अंदर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर पॉइंट्स दे रखे हैं उसी पैटर्न में चल रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आता है पॉलीसेकेराइड्स। तो अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज द पॉलीसेकेराइड। हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। टिल द लास्ट हम सबसे पहले पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम ग्लूकोज फ्रक्टोज को पढ़ चुके हैं। फिर हम बात कर रहे थे डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड के अंदर अपन ने सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन 3 चीजों को पढ़ा। अब हमको बात करनी है पॉलीसेकेराइड। फर्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ पॉलीसेकेराइड? डेफिनेशन में आपको पहले बता चुका हूं। पॉलीसेकेराइड्स किससे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स हम कहते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें 10 से भी ज्यादा मोनोमर यूनिट्स मिलती है। क्लियर? मतलब क्या? पॉलीसेकेराइड को हम कहते हैं इट इज अ पॉलीमर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। ये क्या है? पॉलीमर। और पॉलीमर हम सब जानते हैं, जिसका लार्ज मोलिकुलर मास हो और जब छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स आपस में रिपीटेशन के साथ जब एक बड़ा मोलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। सेम लाइक पॉलीसेकेराइड्स में भी है, जब छोटी छोटी 10 से ज्यादा यूनिट्स आपस में जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। का डेफिनेशन हम कहें तो द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर नोन एज पॉलीसेकेराइड्स। अब यहां पर जो मोनोसेकेराइड यूनिट बन रही है वो क्या हो सकती है? सेम और डिफरेंट पॉलीसेकेराइड यूनिट। सेम और डिफरेंट पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। इसी आधार पर आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पॉलीसेकेराइड को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। एक तो कौन सा? होमोपॉलीसेकेराइड्स, और दूसरा हमने बात करी थी हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। दूसरे हमने बात करी थी हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। देखो, जहां थ्योरी का पोर्शन आएगा वहां थोड़ा सा आपको फास्ट चलना है, क्योंकि थ्योरी आपको खुद भी ज्यादा करनी है। होमो का मतलब क्या है? सेम, बाकी पीछे पॉलीसेकेराइड। और सेम क्या? तो मतलब ये द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव सेम मोनोसेकेराइड यूनिट्स। सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक जैसी बनेंगी। मतलब आपने कोई भी पॉलीसेकेराइड लिया और उसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो मान लो आपके पास 20 मोनोसेकेराइड यूनिट बनी, लेकिन 20 और 20 या तो ग्लूकोज बनी या 20 और 20 फ्रक्टोज बनी, तो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। दूसरा एग्जांपल आता है हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफर।
अब मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसका अपना हाइड्रोलाइसिस कराया, उसकी में भी आपकी 20 यूनिट्स बनी। कितनी बनी? 20। लेकिन अब आपकी 20 ग्लूकोज नहीं है, क्या हुआ? 10 यूनिट्स जो आपके पास है ग्लूकोज और 10 यूनिट्स आपके पास है फ्रक्टोज। तो अब क्या हुआ? इसको हम कहते हैं हेट्रोपोलीमर। क्या कहते हैं? हेट्रोपोलीमर। इस तरीके से हमने किया था पॉलीसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक, अब अगर पॉलीसेकेराइड्स है तो हम क्या कह सकते हैं? दीज आर द हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास। पॉलीसेकेराइड्स का क्या है? हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास। जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो C6H10O5N। यहाँ पर N यूनिट आपको नहीं पता है कितनी यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर इसलिए अपन क्या लेते हैं काम में? N टर्म्स। ये जनरल फॉर्मूला है पॉलीसेकेराइड्स का। और हमको, जैसे हमने आप लोगों ने देखा होगा, मोनोसेकेराइड में 2 पढ़े, डाइसेकेराइड में 3 पढ़े। ऐसे हमें जो पॉलीसेकेराइड में पढ़ना है वो कौन कौन सा है? एक तो हमको पढ़ना है स्टार्च, ठीक है, जो एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च को पॉलीमर भी कहते हैं। दूसरा है सेल्यूलोज और तीसरा है ग्लाइकोजन। ये 3 पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है, लेकिन हमको ग्लाइकोजन के बारे में इस चैप्टर में डील नहीं करनी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको बात करना है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो ये पॉलीसेकेराइड का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल एंड पर्टिकुलर स्टार्च के बारे में। लेट मी स्टार्ट अबाउट स्टार्च। अब हम बात करेंगे स्टार्च की। तो स्टार्च के बारे में थोड़ा बहुत और बेसिक कुछ चीजें तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप बेसिकली 8 से या 6 से साइंस पढ़ रहे हो। तो अब हम बात करेंगे स्टार्च की। स्टार्च की बात करनी है और आप लोगों को मैंने पहले ही कहा हम स्टार्च के बारे में जानते हैं। इतना तो हम जानते हैं, आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि प्लांट की लीव्स को अगर हम कवर करके आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो उसका कुछ पार्ट ब्लू हो जाता है, कुछ पार्ट अनब्लू, जो हमने कवर कर रखा है वो ब्लू नहीं हो पाता। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखे। स्टार्च की खास बात क्या पता है? इट इज स्टोरेज मटेरियल। क्या है? स्टोरेज मटेरियल। मतलब प्लांट्स जब हमारी फूड प्रोसेस करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को या अपने फूड पार्टिकल्स को स्टोर करके रखते हैं स्टार्च के रूप में। किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। सबसे पहली चीज जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो C6H10O5N, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का, स्टार्च का। दूसरी अगर हम बात करें स्टार्च है क्या चीज, तो स्टार्च के अगर सोर्स की बात की जाए तो स्टार्च के सोर्स क्या है? राइस है, मेज है, पोटैटो है। इस तरीके से जो कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ स्टार्च। एक बात याद रखना, स्टार्च है आपके पास, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, इसके अलावा एक है डेक्स्ट्रॉन। ये इसका एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का, डेक्स्ट्रॉन। ये याद रखना, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एक जनरल यूज इसके अंदर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर अक्सर हमें सजेस्ट करता है कि हमें चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स कहते हैं चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। अब क्यों नहीं खानी चाहिए वो सुनना। जैसे कि आप लोग, आपके ये टीथ शेप्स हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा चॉकलेट के पार्टिकल्स जो है वो हमारे टीथ के अंदर जो है वो फंसे रहते हैं, या उसका जो मीठापन है वो हमारे मुंह के अंदर बना रहता है कुछ समय तक। तो क्या होगा? मीठा टेस्ट आ रहा है, उसका कारण है प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज। जो मीठा टेस्ट आपको आ रहा है उसका कारण है प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज। अब ये सुक्रोज यहाँ पर है और हमको पता है कि हमारे पेट में क्या होते हैं? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जमा होने लग जाते हैं। ये बैक्टीरिया इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर देते हैं डेक्स्ट्रोन में। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया इस सुक्रोज को डेक्स्ट्रोन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कि आपको क्या लग रहा है? हमारे मुंह के अंदर सुक्रोज है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या बन रहा है? डेक्स्ट्रोन। और डेक्स्ट्रोन क्या करता है? ये देखा गया है कि हमारे टीथ के अंदर जो प्लाक का मेन पार्ट है वो बना होता है डेक्स्ट्रिन का। मतलब ये डेक्स्ट्रोन का पार्ट है, उससे बना हुआ होता है। मतलब दांतों की जो सड़न छिलन वगैरह होती है उसका मेन कारण यही तो है। और हो क्या रहा है? आप खा रहे हो चॉकलेट, लेकिन चॉकलेट वापस इसमें कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये दांतों का खराब हो जाना, दांतों में सड़न आना, दांतों का जल्दी से गिर जाना, ये जो शिकायत आती है वो उन सब का कारण नहीं है। और यही कारण है कि डॉक्टर हमें कैंडी नहीं खाने के लिए सजेस्ट करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली है, हालांकि इसका कोई एग्जाम क्वेश्चन से या हमारे सिलेबस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से रिगार्डिंग जरूर है।
पॉलीसेकेराइड है ये, इसलिए मैंने इसको बताया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम वापस बात करेंगे स्टार्च की। तो स्टार्च की ये बात है। दूसरा, स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार्च आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कैलकुलेट होता है। एक मैंने ब्लू कलर का अभी एग्जांपल बताया था। तो क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन को जब हम आयोडीन सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या कलर देता है? ब्लू कलर देता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्टार्च की। और आप लोगों ने देखना, आयोडीन अगर हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का, आपके प्रैक्टिकल में है स्टार्च प्रेजेंस, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसमें स्टार्च है या नहीं, प्रेजेंस को चेक करिए। आपको कुछ नहीं करना है, उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डाल के चेक कर लीजिए। अगर ब्लू कलर आ जाता है तो उसके अंदर स्टार्च है, और ब्लू कलर नहीं आता है तो स्टार्च नहीं है, ये याद रखना। और अगर ब्लू कलर आ गया और आपने इसको हीट कर दिया तो ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, ये भी याद रखना। और जब ये सॉल्यूशन वापस ठंडा हो जाएगा, ब्लू कलर वापस अपीयर हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, तो ध्यान रखना। दूसरा, अगर आपको स्टार्च का सॉल्यूशन बनाना है तो याद रखना, स्टार्च कभी भी कोल्ड वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। स्टार्च कोल्ड वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। स्टार्च को आप हॉट वाटर के साथ लोगे तो ही ये सोल्यूबल होकर स्टार्च का सॉल्यूशन बनाएगा। दीज आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च। ये तो सब स्टार्च की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। हमारा खास मतलब यहाँ पर है स्टार्च के स्ट्रक्चर से। स्टार्च के स्ट्रक्चर से। तो स्टार्च किससे मिलकर बना हुआ है? तो स्टार्च बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज। तो अगला पॉइंट हमको क्या बताना है? स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, अल्फा डी ग्लूकोज भी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। एक तो होता है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। दो है, दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके अंदर। एक एमाइलोज, दो स्ट्रक्चर मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। तो अब हम उनकी बात करेंगे। लेकिन अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो मुझे बताइए स्टार्च कौन सा पॉलीसेकेराइड है? होमोपॉलीसेकेराइड या हेट्रोपॉलीसेकेराइड? फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर आंसर देंगे कि स्टार्च कौन सा पॉलीसेकेराइड है। तो या तो होमोपॉलीसेकेराइड है या हेट्रोपॉलीसेकेराइड, फटाफट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले कह दिया, ये सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है, मतलब ये क्लियर है कि ये एक ही चीज से बना हुआ है, मतलब ये कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का है, तो होमोपॉलीसेकेराइड। कौन सा है? होमोपॉलीसेकेराइड। तो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ये एक पैटर्न है। क्या है? एक पैटर्न। तो सबसे पहली चीज कि आपका इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है, तो ये याद रखना, एमाइलोज इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। और एमाइलोपेक्टिन क्या है? तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब ये कि एमाइलोज में सारे अल्फा डी ग्लूकोज वो स्ट्रेट लाइन में, जैसे मैं अल्फा अल्फा लिख रहा हूं अभी बात करूं, तो ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर में जुड़े होंगे। क्लियर? इसमें एमाइलोज में। एमाइलोपेक्टिन में क्या होंगे? यही अल्फा डी ग्लूकोज कुछ ब्रांच में भी जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे? ब्रांच में। तो अगर स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर है तो एमाइलोज, ब्रांच स्ट्रक्चर है तो एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज कंसिस्ट ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च। स्टार्च का 15 से 20% भाग क्या होता है? एमाइलोज। अगर 15 से 20% वो है तो रेस्ट 80 to 85% ऑफ स्टार्च वो क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन। अगर 15 से 20% एमाइलोज है तो 80 to 85% क्या होगा? एमाइलोपेक्टिन। अगली जो हमको बात करनी है वो बात करनी है सोल्यूबिलिटी के बारे में। किसकी बात करेंगे? सोल्यूबिलिटी के बारे में। फिर हम इसका स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे प्रॉपर। अगर एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल। एमाइलोज कैसा है?
वाटर सोल्यूबल। एमाइलोपेक्टिन में है वो क्या है, वाटर इनसोल्यूबल। एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल, एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल। तो ये कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात थी, तो मैं बता चुका हूं। अब हमको बात करनी है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की। किसकी बात करनी है, एमाइलोज। अभी मैंने इसके अंदर एक और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात नहीं करी, वो मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ समझा दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्च पॉलीमर है, किससे बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज। सबको बनाना आता है अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम पहले। यहाँ राइट कॉर्नर पर ऑक्सीजन, वर्टिकल बॉन्ड्स लगा देते हैं, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज है, तो मैंने क्या कहा था, OH कहाँ होता है, राइट साइड में, और राइट साइड में जो ग्रुप होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH, H, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। यस, वन मोर थिंग, आप में से ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने अच्छे से आ गया है? यस, तो आप अपना अपना नाम लिखेंगे, यस सर आई कैन ड्रॉ हावर्थ स्ट्रक्चर। फटाफट अपना अपना नाम कमेंट सेक्शन में मुझे लिखे बताना, मुझे क्लियर हो जाए कि यस हावर्थ स्ट्रक्चर वाला टॉपिक किन किन स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है। अगर ईमानदारी से, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती नाम लिख दें, आपको वास्तव में हावर्थ स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है, आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपने करी है और नहीं करी, तो प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। हावर्थ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और जिन जिन बच्चों को ये आता है वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखे, यस सर आई कैन ड्रॉ द हावर्थ स्ट्रक्चर। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हुआ, हमने तो क्या कहा स्टार्ट में एन टर्म्स हो सकते हैं, तो अब एन टर्म्स के ऊपर नाम बना लेते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो बनाए, ठीक है। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, सेम स्ट्रक्चर से अल्फा डी ग्लूकोज, तो फटाफट अल्फा डी ग्लूकोज बना देंगे अपन, H, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, 1 2 3 4 5 6। और एक और बना देता हूं मैं, बाकी आपकी साइड पर अंडरस्टूड हो जाएंगे। एक बना देता हूं ताकि उससे समझ में आ जाएगा। CH2OH, H, H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, 1 2 3। तो मैंने क्या कहा था, हम पहले एमाइलोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एमाइलोज। तो एमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज बहुत लंबी लाइन तक, अगर आपने एन की वैल्यू 10 ले रखी है, तो ऐसे ऐसे 10 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़े रहेंगे। अगर आपने कितने ले रखा है, 10। अगर मान लीजिए कि आपने 12 ले रखा है, तो 12 रहेंगे। तो अभी मैं इन तीनों में से आपको समझा दूंगा कि होगा क्या। तो होगा क्या, ये सब आपस में कैसे जुड़ेंगे। तो इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो ध्यान से सुनना, किस किस के बीच में होती है, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। किसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, C1 और C4 के अंदर, किसमें, एमाइलोज में। तो क्या होगा, यहां पर ये C1 और ये C4, तो यहां से क्या होगा, H2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा ऑक्सीजन। और इसीलिए याद रखना, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस में लिखते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर H2 भी कितना लिखते हैं, NH2 निकलता है। कारण एक H2 यहां से निकला, एक H2 यहां से भी निकलेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे H2 निकलेंगे, तो क्या लिखते हैं, NH2। अब देखना अगला क्या होगा, यहाँ पर ये लिंकेज होगी, ये ऑक्सीजन बन गया। अगला यहाँ पर आप इस तरीके से ऑक्सीजन यूं छोड़ दीजिए, और अगला आप यहाँ पर ऑक्सीजन यूं छोड़ दीजिए। इसी तरीके से एमाइलोज का स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। क्या कराया आपने, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लीनियर स्ट्रक्चर में कराते हुए आपने बना दिया एमाइलोज स्ट्रक्चर। तो समझ में आ गया एमाइलोज क्या क्या पॉइंट है एमाइलोज के, वाटर सोल्यूबल है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, स्टार्च का 15 to 20% पार्ट होता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से एमाइलोज के बारे में समझ में आ चुकी होगी, और लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे एमाइलोपेक्टिन। किसकी बात करेंगे, एमाइलोपेक्टिन। अब हमको बात करनी है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के बारे में क्या करना था, तो मैंने कहा था कि इसमें लीनियर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ ब्रांचड भी होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, देखो हम लीनियर हो या ब्रांच हो, दोनों केस में खेल तो किसका है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही है। तो आप अल्फा डी ग्लूकोज बना दीजिए यहाँ पर,
हम क्या करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज पहले बना देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बना देंगे। तो ये आपका एक हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपका दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ओके। अब ब्रांच में है तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगला अल्फा डी ग्लूकोज मेरे यहां में है। फिर एक यहां बन गया H OH H OH OH H OH अब देखो क्या होगा, तो उसमें मैंने क्या बताया था, लीनियर स्ट्रक्चर है और एक ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही थी C1 C4, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें C1 C4 तो होगा ही। C1 C4 कहां होगा, एक ये रहा, ये होगा यहाँ C1 C4, क्लियर। एक यहां हो जाएगी C1 C4, यहां हो गई C1 C4, लेकिन इसके अलावा भी होगी। इसके अलावा कौन सी होगी, तो इसके अलावा होगी C1 C6, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा कौन सी होगी, C1 C6। तो अब मैं नंबरिंग कर लेता हूं ताकि आपको पता पड़ जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से, अब ये रहा इसका फर्स्ट कार्बन और ये छठा वाला कार्बन, इनके बीच में होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये रहा OH और ये CH2 से जुड़ा हुआ है OH। इन दोनों OH में से एक H2 आ जाएगा बाहर, इस OH और इस OH में से एक H2 आ जाएगा बाहर, और H2 बाहर आते क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ इस तरीके से लिंकेज हो जाएगी। ये तो देखो ये ब्रांच बन गई ना, बनी नहीं बनी ब्रांच। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या कहते हैं, तो डिफरेंस क्या है, एमाइलोज में सिर्फ C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 के साथ साथ C1 C6 भी होती है। तो ये बात होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ स्टार्च मीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो ये आपका एक टॉपिक था स्टार्च, जो क्या था, पॉलीमर किसका था, अल्फा डी ग्लूकोज। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, और एमाइलोपेक्टिन जिसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को घर पर करनी है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पहला था ग्लूकोज, वो हमने पूरा किया। अब स्टार्च का पहला पॉलीसेकेराइड। अगला तो पॉलीसेकेराइड हमारे सामने आ रहा है, वो है सेल्यूलोज। द नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बात करनी है, सबसे पहले इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H10O5N। ये भी क्या है, जनरली प्रेजेंट्स इन प्लांट किंगडम। इसकी भी मेजर अवेलेबिलिटी कहां होती है, प्लांट किंगडम में। जो पेड़ की बार्क है, छाल, वुड, जूट, कॉटन, इस प्रकार के जो प्लांट सोर्सेज हैं उसके अंदर सेल्यूलोज जनरली प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। सेल्यूलोज की नेचर की बात की जाए तो ये भी कैसा है, नॉन रेड्यूसिंग। कैसा है, नॉन रेड्यूसिंग। रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग नेचर का पता आप कहां से लगा सकते हो, स्ट्रक्चर से। किससे पता लगा सकते हो, स्ट्रक्चर। इसकी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब हम सीधा सीधा सेल्यूलोज के बारे में भी ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, प्रॉपर्टी सारी पहले पढ़ रखी है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी ग्लूकोज की, वही प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो करती है। नॉन रेड्यूसिंग है तो क्या बोलेंगे, इट डज नॉट रेड्यूस टोलेन एंड फेलिंग सॉल्यूशंस। फिर हम क्या बात करेंगे, ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता, फेनिल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये सारी बातें वही आती है। तो वो आप थ्योरी मैंने आपको पहले ही कर रखा है, टेक्स्ट बुक से आपको पढ़नी है। बात करेंगे सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर की, तो ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से। किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज।
और इसका स्ट्रक्चर सीढ़ियों की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सीढ़ियों की तरह। तो मैं बता दूं, जैसे कि आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, तो बीटा डी ग्लूकोज में C1 पर जो आपका OH है वो कहां पर होता है? लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड है तो उसको कहां लिखा जाएगा? ऊपर की ओर। बाकी सब कैसे आएंगे? एज इट इज, पहले हमने पढ़ रखा है इसको। ये बन गया आपका बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहां बना रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा? सीढ़ियों की तरह होगा, लाइक स्टेप्स। यहां पर भी क्या आ गया? ये बीटा डी ग्लूकोज, OH ऊपर, H OH OH H H OH CH2OH H। तीसरा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं यहां, OH H H OH OH H H OH CH2OH H। क्लियर? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब क्या होगा? ये C4 और C1, ये जो OH है यहां से निकल जाएगा H2O और यहां पर हो जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी होगा। ये ऐसे में से यहां पर भी होगा, ऐसे में ऐसे यहां पर भी होगा। जितने टर्म्स आपने बीटा डी ग्लूकोज ले रखे हैं उतनी बन जाएंगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बन जाएंगी? और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया सेल्यूलोज का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये था हमारा अगला टॉपिक, पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड हमने पूरा किया। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के आधार पर इसको क्लासिफाई किया था। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगो हमने पढ़ा डाई खाली, मोनो के अंदर हमने फिर डिटेल में पढ़ा, एक तो ग्लूकोज को और एक पढ़ा फ्रक्टोज को। इसके अंदर हमने पढ़ा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड के अंदर आज हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा क्या? स्टार्च, और एक हमने पढ़ा सेल्यूलोज। इसका मतलब ये कि हमारा जो चैप्टर का एक मेजर पार्ट था कार्बोहाइड्रेट्स, वो आज यहां पर हो गया पूरा। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ वी विल डील्स विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्या? प्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रोटीन्स, जिसको हम लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर पूरा करता हूं। आगे आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको बार बार कहते आ रहा हूं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से करनी है, घर पे खुद ट्राई करें। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे उतना अच्छा। दूसरी बात, अब ये जो प्रोटीन स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग मतलब नेक्स्ट लेक्चर आपका पूरा थ्योरी का होगा। ये मान के चले आप, क्या होगी? पूरी थ्योरी। प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, फिर उसके अंदर उनकी डेफिनेशंस, मतलब आप जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अब स्टार्ट होगा। जो कंसेप्ट थे, स्ट्रक्चर्स थे, रिएक्शंस थी, वो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में अच्छे से बता चुका हूं। अब यहां से मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि इस चैप्टर का 80% काम आपका है, 20% मेरा है। और उस 20% में से 10% मैं कर चुका हूं। अब मेरा काम 10% ही बचता है और आपका काम 80% अब शुरू होता है, थ्योरी पार्ट है। तो इस चैप्टर की एक एक लाइन को यहां तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वापस स्टार्ट से यहां तक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब आगे की एक एक लाइन को आपको अच्छे से रीड करना है। ये काम आप आज ही जैसे वीडियो देख लें, तुरंत ही होमवर्क कर लें, ताकि उसके बाद में जब पढ़ाऊं आपको तो आप उस चीज को समझ सको। डेफिनेशन से मैं हर चीज बोर्ड पर यूज नहीं बता सकता, थ्योरी पोर्शन है, तो मैं कई सारी चीजें जो बताने लायक वो बताऊंगा। और मैं आपको ही कहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से देखिए। मैं इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा,
कि नोट्स आप पढ़ लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए, लेकिन उसमें समझाने लायक चीजें बहुत कम है। ठीक है, और फिर बात वही, स्कूल्स रीओपन होने जा रही हैं, मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। जो 4 चैप्टर आपको बता रखे हैं उनकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, ताकि आपके वो 4 चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए। वरना ऐसा नहीं हो कि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करें और टेस्ट देने ही नहीं आए। ठीक है, आना सभी को है, टेस्ट देना सभी को है। जिस दिन भी आएंगे उस दिन टेस्ट देना है, ये बात भी दिमाग में रखें। आप ये सोच रहे हैं कि 2 तारीख को टेस्ट है, मान लो 3 तारीख को टेस्ट है, तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। जिस दिन आप आएंगे उस दिन टेस्ट आपको देना है, उसके बाद ही आपको क्लासरूम बैठने दिया जाएगा। इसलिए तैयारी करते रहें, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को पढ़ना है। अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप या बाय कॉल भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अब हमारे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।